अगर आज रातों रात अल्कोहल, सिगरेट और शाहरुख खान की लाल जुबान को बैन कर दिया जाए तो सरकार को घाटा तो बाद में होगा। पूरा देश इकट्ठा होकर सड़क के ऊपर पहले आ जाएगा। नशे की लत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि भैया सरकार गिरा दे। ये सारी बड़ी बड़ी बातें तुमने किसी न किसी के मुंह से सुनी होंगी और ये सरकार के बनाए हुए बहाने हैं जिससे बड़े मालिक खुश रह सके। और ये बड़े मालिक का नाम है टैबेको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अभी मैं एकदम से टैबेको वालों के पीछे क्यों पड़ गया हूँ, उसका रीजन है मौत का धंधा। और ये धंधा पूरी दुनिया की सरकारें मिल बांट के चला रही है। इंडिया में हर साल 14 लाख लोगों को कैंसर होता है और हम लोग कैंसर प्रोड्यूस करने के अंदर वर्ल्ड में टॉप 5 के अंदर आते हैं। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वैसे इंडिया के अंदर कैंसर होने के चांस ना काफी ज्यादा कम है। हर 1000 में से ऑलमोस्ट एक आदमी को कैंसर हो सकता है। अब अगर चाइना का देख लो तो ये नंबर 1000 में से 2 लोगों का है। यूरोप का देख लो तो ये नंबर 1000 में से 2.8 लोगों का है। और अमेरिका के अंदर ये नंबर 4 से भी ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब इंडिया बाकी देशों से ज्यादा सेफ है? एंड द आंसर इज नो। ये जो नंबर मैंने बताया ना, ये सिर्फ दूर से देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि बाकी देशों के लिए कैंसर एक बीमारी है और इंडिया के अंदर कैंसर एक मौत है। अगर आप लोग यूएस के अंदर रहते हो और आपको गलती से भी कैंसर हो गया तो आपके रिकवरी रेट होंगे 67 से लेके 69% तक। और अगर आप लोग इंडिया के अंदर रहते हो और आपको कैंसर हो जाए तो आपके रिकवरी परसेंटेज होते हैं 27 से 30% तक। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? अगर तुम लोग यूएस के अंदर रहते हो तो 30% चांस है कि तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता है। और अगर तुम लोग इंडिया के अंदर रहते हो और तुम्हें गलती से भी कैंसर हो जाए तो 30% भी चांस नहीं है कि तुम लोग बच सकते हो। मैं तभी कह रहा था कि कैंसर दूसरे देशों के लिए एक बीमारी है पर इंडिया के लिए डायरेक्ट मौत है। अभी इस वीडियो के अंदर ना हम लोग 4 चीजें समझेंगे। पहला कि कैंसर क्यों होता है, दूसरा कैसे एक भी पैसा बिना खर्चे हम लोग इतने टफ टाइम के अंदर लोगों की मदद कर सकते हैं, तीसरा कैंसर क्यों होता है और चौथा कि कैंसर से बचना भी कैसे है। ये वीडियो हम लोग DKMS एनजीओ के साथ मिलकर बना रहे हैं और इस कंटेंट का पूरा एजेंडा ब्लड कैंसर से सफर कर रहे लोगों को रिलीफ देने का। DKMS एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो 1991 से काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है वो सारे के सारे मेरे हैं, उसका इस एनजीओ से कोई भी लेना देना नहीं है। बट फिर हमने इनके साथ कोलैबोरेशन किया ही क्यों, इसको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। पर पहले हम लोग समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। देखो, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से और तुम्हें से काफी लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे। फिर भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सबकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, इतना तो तुम्हें पता होगा ना। अभी जो सेल होते हैं ना काफी तरह के होते हैं, जैसे न्यूरल सेल, स्किन सेल, फैट सेल, ब्लड सेल और ऐसे कोई ना 400 तरह के सेल होते हैं। और ये सारे सेल्स का जन्म ना सिर्फ एक ही सेल से होता है और वो है स्टेम सेल। अभी जो स्टेम सेल होता है ना, ये हर तरह के सेल को पैदा कर सकता है। कभी फैट सेल, कभी स्किन सेल, कभी ब्लड सेल, ये जितने भी तरह के सेल्स होते हैं। या फिर अगर ये स्टेम सेल चाहे तो ये खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है, खुद की क्वांटिटी को खुद से बढ़ा भी सकता है। ये स्टेम सेल कौन से सेल को पैदा करेगा ये डिपेंड करता है इसकी बॉडी में लोकेशन क्या है और अभी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की। अभी अगर एक स्टेम सेल मेरी स्किन के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किन सेल ही बन सकता है। और अगर एक स्टेम सेल मेरे ब्रेन के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन सेल ही बन सकता है। अभी तक सबको इतना क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो पहले फीस जमा करा फिर बात करेंगे। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ना मरते रहते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डेली बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बनते हैं और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। और ये जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स का प्रोसेस हो रहा है ना, ये करता है स्टेम सेल। ऐसे कभी आपने देखा होगा कि आपका हाथ कट जाए या फिर कहीं पे जल जाए तो वहां पे नई स्किन आ जाती है। तो जो स्टेम सेल होता है ना, वो खुद को स्किन सेल के अंदर बदल देता है जिससे आपको न्यू स्किन मिल जाती है। अभी मान के चलो इतने सारे सेल है, अगर इसके अंदर से कोई भी सेल खराब हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो उस सेल को कौन देखेगा? उस सेल को देखता है P53 ट्रॉमा सप्रेसर जीन। इसको ना हमारे सेल्स की एक तरह से पुलिस मान लो जो ये चीज फिगर आउट करती है कि भैया सेल्स के अंदर कुछ गलत तो नहीं चल रहा। और ऐसी सिमिलर तरह के ना 2-3 जीन और भी होते हैं। बट कुछ लोगों में पता है क्या होता है, जो पुलिस होती है ना, ये रिश्वत लेना चालू कर देती है। मतलब जिस जीन का काम बुरे सेलों को खत्म करना या फिर उनको सही करने का था, वो खुद ही खराब हो जाता है। अभी ये चीज होने के बाद ना खराब सेल्स हाई क्वांटिटी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और जिस भी टिश्यू या फिर ब्लड सेल से टकराते हैं ना, उसको भी खराब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अनकंट्रोलेबल ग्रोथ और स्प्रेडिंग की कंडीशन को ही कैंसर बोला जाता है। और इसी वजह से ट्रीटमेंट करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है ना, कि एक केमिकल से खराब सेल को खत्म कर दिया जाता है। और एक खराब सेल्स को ढूंढ के खत्म करने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कि जो भी सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उनको खत्म कर दो। अभी इस केमिकल से कैंसर सेल तो डेफिनेटली मर जाते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं जो काफी फास्ट रीग्रो कर रहे थे। जैसे हेयर सेल्स जो होते हैं ना, वो काफी फास्ट रीग्रो करते हैं। इसी वजह से ना कीमोथेरेपी के दौरान लोगों के बाल गिर जाते हैं। और इसके साथ साथ कई और हेल्दी सेल भी मर जाते हैं जिससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है। इसी वजह से ना पेशेंट को हर टाइम पे मास्क लगा के रखना पड़ता है। अभी एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए काफी सारे सेल्स की नीड तो होती है और कीमोथेरेपी के दौरान काफी बार एक पेशेंट की बॉडी इतने ज्यादा स्टेम सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि जितने भी सेल्स डैमेज हुए उन सबको रिकवर कर पाए। इस केस के अंदर हमको स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। ब्लड कैंसर के स्टेज में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पेशेंट
पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इस प्रोसेस में एक ह्यूमन का ब्लड लिया जाता है, उसको एक मशीन के थ्रू पास करवाया जाता है, जिससे उसमें से स्टेम सेल्स को अलग से निकाल लिया जाता है और बाकी ब्लड को ह्यूमन बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। चाहे आपका ब्लड ग्रुप किसी और बंदे से मिलता भी हो, तब भी आप लोग अपने स्टेम सेल्स को किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि डोनेट करने के लिए आपका ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी नहीं है। इस कंडीशन के अंदर डोनर की HLA टाइपिंग देखी जाती है और आपकी HLA टाइपिंग किसी दूसरे आदमी से मैच होगी, इसके चांसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 1 लाख में से एक आदमी के हैं, जो देखने में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। पर यहाँ पे एंट्री होती है DKMS की। इन्होंने सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेटाबेस बना रखा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोगों ने रजिस्टर भी कर रखा है। अगर आप लोग भी इसमें रजिस्टर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर एक लिंक है, उसको खोलो। वो लोग आपकी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को भर दो ना, उनकी तरफ से आपको एक स्वैप किट भेजी जाएगी। उसके अंदर आपको खुद का एक स्वैप सैंपल लेना है, जिसमें 1 से 2 मिनट लगेंगे। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो DKMS को बोल के अपना सैंपल पिकअप भी करवा लो। फिर वो सैंपल डायरेक्टली जाएगा जर्मनी और 40 दिनों तक टेस्टिंग होगी। उसके बाद आपको एक मेल आएगा कि आप लोग डेटाबेस के अंदर रजिस्टर हो चुके हो। आप लोग उसी मेल का रिप्लाई करके अपनी HLA टाइपिंग भी पूछ सकते हो। अभी अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया तो आपको डोनेट करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपकी HLA टाइपिंग लाइफ के अंदर कभी भी किसी से भी मैच होती है तो ये लोग आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप लोग डोनेट करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। डोनेशन करना है या फिर नहीं करना है, ये हमेशा डोनर की मर्जी होगी। वैसे तो कर देना यार, किसी की जिंदगी बच जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और तुम्हारे जो स्टेम सेल्स होंगे ना, वो कुछ ही टाइम के अंदर रीजनरेट भी हो जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाई ये कैंसर होता भी क्यों है। देखो, वैसे हर कंट्री के अंदर कैंसर होने के क्या क्या रीजन है, वो सारे के सारे अलग है, क्योंकि हर कंट्री के लोगों का खान पान, उनके रहने के तरीके और उनके करने वाले नशे, हर चीज अलग है। तो हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करके चलते हैं। इंडिया के अंदर किसी भी आदमी को कैंसर हो रहा है, उसके 30% चांस होते हैं टैबैको, 13% चांसेस होंगे उनके इन्फेक्शंस के। कैंसर के 5% रीजन होंगे अनहेल्दी डाइट और मोटापा, 5% रीजन होंगे हमारे अल्कोहल, 5% हमारा एयर पॉल्यूशन और 5 से 10% हमारा आ जाता है जेनेटिक्स का। अभी ये ना टॉप 6 वेज है जिससे इंडिया के अंदर मोस्टली कैंसर होता है। अभी इसके अंदर से ना 2 रीजंस का तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमारे हाथ में नहीं है। और जो बचे हुए 4 रीजन है ना, उनका अगर टोटल किया जाए तो आपका 45% का शेयर बनता है। दैट मींस ऑलमोस्ट हाफ, जिससे अगर आपको कैंसर होने के चांसेस 1000 में से 1 किया तो वो 2000 में से 1 हो जाएगा। एंड दिस इज द ओनली डिमांड व्हिच आई वांट टू रेज। ना मैंने आज तक दारू पी, ना मैंने हुक्के पिए, ना मैंने गुटखा खाया, ना मैंने टबैको लिया। लोग मुझे बोलते कि भाई तुझे तो जिंदगी में मजे ही नहीं करने आते। एंड उन लोगों को मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि भैया 16th सेंचुरी के अंदर टबैको डिस्कवर हुआ था। क्या उससे पहले के 15 सेंचुरी के लोग बिना मजे करे मर गए? अभी टबैको को डिस्कवर हुए सिर्फ 300 साल हुए और तुमने इसको मजे की डेफिनेशन बना दी है। ये जो बातें है ना, ये ना ही प्रैक्टिकल है और ना ही रियलिस्टिक है। ये कैपिटलिस्टिक एजेंडा है जो तुम्हारे माइंड के अंदर जबरदस्ती घुसाया गया है। तुम्हें लगता है ये सारी चीजें करना कूल है, अभी 1% भी नहीं है। अभी कुछ लोग ना बीच में ज्ञान देने आएंगे, भाई अगर बीच बीच में कंट्रोल में करो ना तो दवाई है। कभी कभी सुट्टा बजाने से ना कुछ नहीं होता, टेंशन रिलीज होती है बस। जिनका भी ये कायरो वाला माइंडसेट बना हुआ ना, जिनको सिर्फ बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करने का, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भैया तू रोज पानी पीता है ना, एक काम कर कभी कभी ना पी के दे। प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि पानी नेसेसरी है, पानी जरूरी है, पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमें पीना चाहिए। अभी जो चीज खराब है वो खराब है, आप कभी कभी कर रहे हो या फिर डेली कर रहे हो। डेली कर रहे हो तो ज्यादा खराब है, कभी कभी कर रहे हो तो कम खराब है, पर खराब तो खराब ही है ना। एंड जो भी लोग ये बहाने आगे देते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोग ना अंदर से खोखले हैं। उनको पता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, उनको पता है कि वो छोड़ना चाहते हैं, वो आके बोलते भी कि भैया मुझे छोड़नी है। पहले तो कूल बनने के लिए कर लिया, पर भाई अब छोड़नी है और नहीं छूट रही। 10 में से 8 लोग सुट्टा छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छूट रहा है ना उनका। जो लोग कर रहे हैं भाई वो कर रहे हैं, उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी वीडियो देखने के बाद वो छोड़ने वाले नहीं है, पर जो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई ऐसे मजे को शुरू भी क्यों करना है जो तुम्हारी जिंदगी खाने की कैपेसिटी रखता हो। मुंह से छुट्टे बजा के छल्ले निकालना कूल नहीं है। मुझे पता है, मुझे ज्यादातर यंग जनरेशन के लोग देख रहे हो और मुझे पता है तुम्हारी एज अभी उसी टाइम के ऊपर है कि तुम लोग सुट्टों के ऊपर जा सकते हो। तुम्हारे यार दोस्त होंगे तुम्हें फोर्स कर रहे होंगे कि भाई ट्राई करके देख, भाई जिंदगी यही है, भाई कुछ नहीं होता, भाई मजे आते हैं, करके तो देख, मत कर। 2 साल मत कर, बस उसके बाद तुझे समझ आ जाएगी कि तुझे नहीं करनी है। क्योंकि जो आज तुझे फोर्स कर रहे हैं ना, वो 2 साल बाद तेरे पास आगे बोल रहे होंगे भाई तूने सही किया यार, नहीं पिया भाई, अब तो मेरा छूट ही नहीं रहा भाई। मुझे भी लोग आके बोलते थे कि भाई तू पीता नहीं है क्या, भाई तू बच्चा है क्या। मैंने तो उस बात का एक एस्केप ढूंढ लिया था। मैंने बोल दिया कि भैया मैं तो बहुत पीता था, मैंने छोड़ दिया। और इस कॉन्वर्सेशन से जो उसकी मर्दानगी है ना, जो सुट्टा पीने वाले लोग जो मर्द होते हैं, मुझे वो ग्रुप मर्दों में भी काउंट करने लग जाएगा और मेरे पे एक प्रेशर भी नहीं आएगा कि भाई तेरे को भी पीनी ही पड़ेगी। बस तुम इतने अवेयर बनो कि भैया अगर तुम लोगों ने इसको ट्राई करना शुरू कर दिया, तुम्हें पसंद आई और तुम्हें लत लगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले उसको छुड़वा नहीं पाएंगे और सरकार को तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। उसको मस्त मिल रहा है रेवेन्यू, सरकार को इस चीज से टैक्स मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इसको बैन नहीं करती। और ये चीज ना आधी सच और आधी झूठ है। क्योंकि अगर सच बताऊं तो भाई सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसा सरकार का थोड़ी है, देश का है। सरकार को उस पैसे से फर्क नहीं पड़ता जो सरकारी खजाने के अंदर आ रहा है। इसलिए टबैको कंपनीज मोस्टली सरकारी आदमियों को अंडर टेबल पैसे देती है कि भैया जो टैक्स आ रहा है वो तो आ ही रहा है, वो तो सरकारी खजाने
आदमी जाएगा ही। काम करो ये अंडर टेबल और पैसे ले लो पर सुट्टे को बैन मत करना। और इसी वजह से सरकार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस एक दिखावा होता है कि भैया सुट्टे नहीं मारने। डब्बी के ऊपर प्रिंट करवा देंगे कि भैया ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और ये चीज एक बहुत बढ़िया दिखावा है कि भैया सरकार तो मना कर रही है मत पियो, बट एक्चुअल में 720 करोड़ का मार्केटिंग बजट निकाला गया था जिसके अंदर ये अवेयरनेस करनी थी कि भैया नशों से दूर रहो। और एक्चुअल में उसमें से 400 करोड़ रुपए भी स्पेंड नहीं हुए। एक अच्छी सरकार का काम है इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर लेके आना। भाई पान की टपरी पे मिल जाता है सुट्टा, 12 साल का बच्चा जाके आज की डेट में सुट्टा खरीद सकता है। दुकान वाले सुट्टा बेचते हैं क्योंकि उनको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। अरे भाई सुट्टे के लिए अलग से शॉप्स क्यों नहीं है? जैसे दारू को रेगुलेट कर रखा है कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ ठेकों पे बिकेगी, वैसे सुट्टे को क्यों नहीं कर रखा, टैबाको को क्यों नहीं कर रखा? एक ऐसे आदमी को जहर बेचने की पावर दे रखी है जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। जो आदमी एक बच्चे को एक सुट्टा बेचने की सीरियसनेस को समझ नहीं सकता, उसको वो बेचने का हक भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ना रियलिटी के अंदर आओ कि भैया ये सारी चीजें खराब है तो नहीं करनी है, और ये चीज कंट्रोल करना सरकार का काम है। अभी सुट्टा दारू को बैन कर दिया जाएगा तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिहार में भी बैन है दारू, गुजरात के अंदर भी बैन है दारू, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जी रहे हैं ना वहां के लोग भी। और दिल्ली गुड़गांव में निकल के देखो, हर 2 मिनट पैदल चलो 4 ठेके दिख जाते हैं। और ये जितने भी नशे होते हैं इनमें से सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है टबैको। और अगर कोई भी आदमी टबैको छोड़ना चाहता है या किसी भी तरह का नशा छोड़ना चाहता है ना, उसकी मदद करो, उसको इंसेंटिव दो। आपने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, 4-4 घंटे कॉल करके देख लिया, कोई फोन उठा के राजी नहीं है उसमें। लोगों की मदद करने का नाटक मत करो, लोगों की मदद करो, ये सरकार का काम है। सबसे पहले इस देश के अंदर हर तरह का नशा नए लोगों के लिए बैन होना चाहिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम आए ही ना। सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लोग नशे कर रहे हैं, और उन सबको ना एक कार्ड बना के दो कि भैया आप लोग जाके किसी भी पर्टिकुलर शॉप से नशे को खरीद सकते हो, और जिस आदमी के पास वो कार्ड नहीं है उसको नशा बेचना बंद कर दो। तो अभी की जनरेशन के अंदर जो लोग ऑलरेडी नशे कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास नशों का एक्सेस होगा। ये लोग अपने नशे कर कर आके 4 से 7 डेकेड के अंदर निपट लेंगे, और उसके बाद ही जो पासिस होंगे लोगों के मरने के बाद वापिस लेना शुरू कर दो, जिससे होगा कि पुराने लोग निकल लेंगे और जो नई जनरेशन होगी उनको नशों के बारे में पता ही नहीं होगा। तो जो चीज आपने कभी ट्राई ही नहीं करी आपको उसकी तलब तो होने से रही। और ये सारी चीजें बोलना आसान है पर ग्राउंड के ऊपर करना मुश्किल है, मुझे ये चीजें पता है। और इसको करने में कोई 2-2.5 महीने नहीं लगेंगे, 5-6 साल लग सकते हैं। तो पहले इसको 1-2 स्टेट से शुरू करना चाहिए, उसके बाद एक्सपेंड करना चाहिए। तो भाई मेरा चैलेंज है, अगर किसी भी स्टेट का सीएम ये चीज करना चाहता है और करेगा ना भाई, उनकी पार्टी को हम लोग प्रमोट करेंगे। और ये चीज मत सोचना कि भैया बैन पॉसिबल नहीं है, गांजा भी बैन हुआ था ना, लोग पीते थे ना उससे पहले। और अगर कुछ स्टेट्स बिना दारू के चल रही है ना तो मेरा देश भी चल लेगा, ऐसा कोई आग नहीं लगी है दारू में। बस कोई आदमी चाहिए जो पैसों को लात मार के करने का जिगरा रखता हो। और जाने से पहले आप लोग डीकेएमएस के साथ मिलकर लाखों ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दे सकते हो। रजिस्टर करने के लिए लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर मेरा इस मूवमेंट के अंदर साथ दोगे तो मेरा इसमें कोई पर्सनल फायदा तो नहीं है, एक बार करके देखो, तुम्हें खुद से अच्छा लगेगा।